नमस्कार, मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हमारी चुनाव यात्रा राजस्थान से शुरू हुई थी और उसके बाद में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड होते हुए फिलहाल हम लोग बिहार में हैं। बिहार की राजधानी पटना में हम लोग मौजूद हैं और ये जो ऐतिहासिक इमारत आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये पटना का गोलघर है। यहाँ के कई बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट्स का ये साक्षी रहा है। तो हम लोगों ने पिछले 4 दिनों से हम लोग बिहार में हैं। हम लोगों ने बिहार के अलग अलग जगहों से लाइव करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी दिक्कतें थीं जिनके चलते, साउंड की प्रॉब्लम के चलते हम लोग लाइव नहीं कर पाए। बहरहाल अभी शायद ये लाइव हो रहा है। इस लाइव में हम लोग चर्चा करेंगे देश की राजनीति किस दिशा में घूमती दिख रही है मौजूदा वक्त में। 5 चरण का चुनाव बीत गया है लोकसभा का। पश्चिम के जो राज्य हैं, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहां चुनाव हो गया है। पूरब के जो राज्य हैं, आसाम से लेकर और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य, वहां चुनाव बीत गया है। दक्षिण के जो राज्य हैं, वहां चुनाव बीत गया है। और अभी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में 2 चरणों का चुनाव बचा है। हिमाचल में चुनाव बचा है, दिल्ली में चुनाव बचा है। तो एक तरीके से कहा जाए तो 2/3 दौर बीत चुका है। अभी हम लोग थोड़ा कंक्लूसिव तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि देश में राजनीति किस दिशा में घूमती दिख रही है। उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर सज्जन कुमार के साथ में। ये भी हमारे साथ घूमे, बिहार में हम लोग साथ में घूमे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। जेएनयू से पीएचडी की है। पीपुल्स पल्स सर्वे एजेंसी के लिए काम करते रहे हैं। कई राज्यों का चुनाव सर्वेक्षण किया है। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे सीधे पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर जवाब दें। लेकिन सज्जन से बात करने से पहले एक जो आकलन मेरा, क्योंकि हम लोग भी लगभग 8 राज्य घूम चुके हैं, आसाम से शुरू किए थे, तो अगर हम अपना आकलन इसमें बताएं तो मुझे, सज्जन, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे जो लग रहा है उसमें साउथ के हमारे पास इनपुट्स हैं, क्योंकि हम लोग सीधे जा नहीं पाए। पूरब और पश्चिम के राज्यों के हमारे पास सीधी जानकारी है, उत्तर के राज्यों की सीधी जानकारी है और थोड़ा सा अन्य छोटे छोटे राज्यों की कुछ जानकारियां हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैड परफॉर्मेंस, जो उनका क्लेम है, उससे बहुत कम, लगभग 200 के आसपास मुझे लग रहा है कि वो रहेगी। कांग्रेस मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास रहेगी। और एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो हो सकता है 150 के पार चले जाएं। तो ये एक डायरेक्शन मुझे लग रहा है। आपका क्या फील है इस पर? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इसमें अभी एक तो बात तय है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगी। पार्टी का मतलब किसी भी गठबंधन को, चाहे वो एनडीए हो, चाहे अपोजिशन का अलायंस हो। अपोजिशन का वैसे कोई अलायंस तो है नहीं एक पैन इंडिया, लेकिन फिर भी एनडीए को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी। तो इस मामले में बात बिल्कुल सही है कि इस बार जो किंग मेकर, जो निर्णायक भूमिका में होंगे, वो राजनीतिक पार्टियां भी होंगे। खासकर जो दक्षिण से अगर आप देख ले तो तमिलनाडु की पार्टियां हो गई, उसी तरीके से आंध्रा में चाहे वो टीडीपी हो, चाहे आपको वाईएसआर हो, तेलंगाना में टीआरएस हो, उसी तरीके से उड़ीसा से बीजेडी की भूमिका रहेगी, टीएमसी की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। और बाकी तो एनडीए के साथ जो अलाइज हैं या यूपीए के साथ हैं। अब इसी पर एक राउंड चर्चा कर ली जाए। इससे पहले कि हम लोग सीट टैलीज पर, इन बड़े दलों की सीट टैलीज पर बात करें, अगर राज्यवार चर्चा की जाए तो जो राज्य कई बार चर्चा में छूट जाते हैं, दक्षिण से शुरू करते हैं, कोर दक्षिण से। मैं तो जो दूसरे इनपुट से उन्हीं के आधार पर बोल रहा हूं। केरल के अंदर ये सुनने में आ रहा है लगातार, वहां के जो भी लोग हैं उनसे, कि मुख्य मुकाबले में बीजेपी या एनडीए नहीं है। मुख्य मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में है, यानी सीपीएम के नेतृत्व में जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूडीएफ है उसके बीच में मुकाबला है, जिसमें लोगों की उम्मीद है कि केरला की 20 सीटों में से, पिछली बार भी एनडीए को कुछ नहीं मिला था और शायद इस बार भी कुछ नहीं मिले। हाँ, बिल्कुल सही है। वहाँ पे सवाल ये है कि चाहे वो यूडीएफ हो चाहे एलडीएफ हो, बीजेपी का कहीं भी वहाँ पे फायदा नहीं होगा। हाँ, उनका वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा, लेकिन एक बड़ी बात चुनाव में ये होती है कि वोट परसेंटेज जब तक 25% के ऊपर न जाए तब तक वो सीट में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो स्थिति एक तिरुवनंतपुरम में थोड़ी बहुत मजबूत है, लेकिन उसके अलावे कहीं से भी बीजेपी की स्थिति जो है केरला में इस स्तर पे नहीं है कि उनका जो वोट परसेंटेज बढ़ेगा वो सीट में वो तब्दील हो पाएगा। इस कारण से केरला में तो बीजेपी की स्थिति बिल्कुल ही ये जीरो नजर जी। इसी में एक और चीज थी कि राहुल गांधी
के वहां से चुनाव लड़ने से एक जबरदस्त उछाल यूडीएफ की स्थिति में आया था। तो कई लोगों का आकलन है कि 2/3 तो कॉर्नर कर सकता है यूडीएफ, माने कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ हो सकता है 15-15 सीट तक वहां पर चला। हाँ बिल्कुल, चूंकि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का एक वो रहा है, पैटर्न रहा है यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में, और राहुल गांधी खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो साउथ में वैसे भी इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस जब नॉर्थ में बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो साउथ में उनका वो वजूद बचा हुआ था। उसी तरीके से केरला में ये उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी के खुद वहाँ चुनाव लड़ने से, वायनाड से, वहाँ पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर भी उनको हेल्प कर रहा है। दूसरे अब आ जाते हैं तमिलनाडु पर। बड़ा राज्य है, 39 सीट से पौंडीचेरी जोड़ दें तो 40 सीट हो जाती है। और पिछली बार में इनका परफॉर्मेंस, जो एआईएडीएमके का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन तब अम्मा थी, जयललिता थी। इस बार के चुनाव में एक अद्भुत चीज है कि ना अम्मा है और ना उनके धुर प्रतिद्वंदी करुणानिधि हैं। तो धन्या राजेंद्रन द न्यूज मिनट की एडिटर हैं एक, और उनका पोस्ट पोल एक आकलन था। आकलन क्या था, वो अपोजिशन के क्लेम के हवाले से बोल रहे थे कि डीएमके अलायंस, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो मान रहा है कि 39 में से 35 सीट वो कॉर्नर कर सकता है। तो इसकी संभावना पर, इसका कारण ये भी है कि चूंकि तमिलनाडु हम में से कोई नहीं गया है, लेकिन तमिलनाडु में ये माना जा रहा है कि एक तो विनर टेक्स ऑल वाली वो पैटर्न रही है। दूसरा ये है कि एआईएडीएमके अभी डिवाइडेड भी है, और जयललिता जैसी एक कैरिस्मेटिक लीडर जो है वो भी नहीं है। उसके अलावा क्या है कि उनके साथ 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी है। इधर डीएमके में क्या है कि लीडरशिप का जो इशू है वो स्टालिन के पक्ष में सेटल्ड है। तो इसका मतलब अजागिरी वगैरह का अब कोई मामला रहा नहीं है, और कनिमोई एक तरीके से संतुष्ट हैं कि उनको सेंटर में भूमिका मिली है। तो उस कारण से ये माना जा रहा है कि 30+ में ही जाएगा। और ये भी बात सही है कि वो जो पैटर्न दिख रहा है उसके अनुसार अभी जो डीएमके और बाकी जो कांग्रेस का अलायंस और तमाम बाकी पार्टियां हैं, तो 35 के आसपास पहुंच जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहीं से चलते हैं, कर्नाटका में 28 सीटें हैं, और 28 में से पिछली बार बीजेपी 17 सीट लाई थी। 9 के करीब, 7 या 9 के करीब कांग्रेस थी और 2 जेडीएस का था। इस बार जेडीएस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार में भी हैं। 2 बड़ी चीजें। उस परिस्थिति में कोई उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रही। कोई उम्मीद आपको लग रही है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां बेटर होगा? देखिए, वहाँ का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें आप भी गए थे, और हमारा भी जाना हुआ था लगभग 1 महीने के लिए। तो उस समय क्या है कि सिद्धारमैया के अंदर में जो कांग्रेस है, तो जो वोक्कालिगा को छोड़ दे तो बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी कास्ट है, उनका बहुत ही जबरदस्त उनको समर्थन मिला था। उसके अलावा दलित और मुस्लिम जो है उनके साथ हैं ही हैं। इसी कारण से कांग्रेस को आप देखेंगे कि बीजेपी से 2% ज़्यादा वोट आया था, हालांकि सीटें कम आई थी। कारण ये हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे सीटों पे जो वहाँ की 2 थोड़ी दबंग जातियां है, डोमिनेंट कास्ट है, एक लिंगायत जो बीजेपी के साथ है और एक वोक्कालिगा जो जेडीएस के साथ उस समय थे। ये दोनों कास्ट ऐसा फील कर रहे थे कि सिद्धारमैया लेड जो कांग्रेस है इनको दरकिनार कर रहा था। इन्होंने टैक्टिकली जो एक दूसरे के राइवल रहे हैं, बहुत जगह एक दूसरे के लिए वोट भी किया था ताकि सिद्धारमैया लेड कांग्रेस को सेटबैक मिले। तो सीट में काफी कम रहा था, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ कि जेडीएस और कांग्रेस एक साथ आ गए। तो एक बड़ा आधार जो है डोमिनेंट कास्ट में एक वोक्कालिगा आ गया है, ओबीसी इनके साथ है ही है, दलित है और मुस्लिम है। तो इस कारण से निश्चित तौर पे जो बीजेपी को है, कितना सीट का सेटबैक होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ओबीसी में भी कुरुआ जो है, जो गड़रिया समुदाय के, पाल समुदाय के लोग हैं वहाँ के, वो सिद्धारमैया के नेतृत्व में ओबीसी का भी एक बड़ा तबका इस पूरे ब्लॉक में जुड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले से है। मतलब वोक्कालिगा को छोड़ दे तो सिद्धारमैया का बेस ही था, एक बड़ा हिस्सा ओबीसी का और दलित का और मुस्लिम का। वोक्कालिगा उनके अगेंस्ट में वोट किया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब उसके साथ में आ जाने से आप देखिए बेंगलोर से लेकर पूरा जो मैसूर वाला जो रीजन है, उसके अलावा आप देख ले तो बीजेपी का आधार वहां पे लिंगायत डोमिनेटेड जो नॉर्थ कर्नाटका है, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से है, उसके अलावा कोस्टल वाला हिस्सा बच जाता है। कोस्टल वाला हिस्सा, क्योंकि वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति काफी है। तो बहरहाल अगर इसी को कंक्लूड किया जाए कि कोई इंप्रूवमेंट की स्थिति नहीं है, तो कोई गेन लॉस की स्थिति भी हो सकती है, कुछ ना कुछ। तो वही तो, अगर हम लॉस पर न भी जाएं, थोड़ा सा प्रो इनकम्बेंट, थोड़ा सा प्रो बीजेपी बायस हम रखें भी, तो भी कोई इंप्रूवमेंट की स्थिति नहीं है। तो एक तरीके से दक्षिण में कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब बचते हैं 2 राज्य दक्षिण के, आंध्रा और तेलंगाना। 25 सीट आंध्रा की, 17 सीट तेलंगाना की, और दोनों राज्यों में जोड़ के बीजेपी को मिली थी 3, 2 आंध्र प्रदेश में और 1 सीट मिली थी तेलंगाना में। तो इस बार कोई इंप्रूवमेंट की स्थिति आपको दिख रही है कहीं? देखिए, तेलंगाना, ये आंध्रा में मैंने ये श्रीकाकुलम और बाकी जो नॉर्थ कोस्टल आंध्रा है उस क्षेत्र में कुछ वो किया था फील्ड वर्क, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही, चूंकि वो कामा डोमिनेटेड एरिया भी है, उधर कापूस भी हैं, तो टीडीपी की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद मीडिया नैरेटिव में ये आने लगा कि जगन रेड्डी भी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है, बाकी जो हमने वहाँ पे जो भी बातचीत की, कि इस बार कमोबेश दोनों के बीच में कांटे
की टक्कर है। क्योंकि जगन रेड्डी के पक्ष में एक नैरेटिव ये बताया जा रहा है, कई जगहों से ये इनपुट्स आ रहे थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो थोड़ा सा संशय में है कि टीआरएस कहीं बीजेपी के साथ न चली जाए, तो जगन रेड्डी को सपोर्ट। देखिए, इसका कारण ये रहा कि अगर आप आंध्रा का वो सोशल बेस किसके तरफ जाता है, तो देखिए कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस रहा है वो रहा है आपका रेड्डी जो कम्युनिटी के लोग रहे हैं, उसके अलावे दलित कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उसके अलावे वहाँ पे आप देखें तो ये मुस्लिम लोगों का रहा है। लेकिन इस बार ये जो र्यूमर है कि जगन रेड्डी मोदी के साथ मिल सकते हैं, इसके कारण से ये माना जा रहा है कि मुस्लिम जो है टीडीपी की तरफ जाएंगे। उल्टा र्यूमर भी चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि टीआरएस चूंकि कई बार बीजेपी के साथ जा चुका है तो इसलिए मुस्लिम जगन रेड्डी के साथ जाएगा। नहीं, आंध्रा में नहीं जाएगा। आंध्रा में चूंकि उनके राइवल जो है वो चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू, और मोदी के खिलाफ वो एक मुहिम बना चुके हैं। दूसरा ये है कि वहां पे देखें टीडीपी का जो आधार है वो एक बड़ा ओबीसी का हिस्सा है, उसके अलावे कुछ ब्राह्मण्स वगैरह जो छोटे बहुत छोटी संख्या में वो देते हैं। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि वो मुस्लिम का भी एक हिस्सा खींचेंगे। साथ ही इसमें सबसे जो अहम बात है, जो कोई आंध्रा की पॉलिटिक्स में नहीं गौर कर रहा है, कि पवन कल्याण की जो पार्टी है जी, उनका क्या, चूंकि वो कापू कम्युनिटी से आते हैं, ट्रेडिशनली कापू कम्युनिटी, वो बसपा के साथ गठबंधन में भी चले गए हैं। जी जी जी। तो अब वो कापू ट्रेडिशनली क्या है कि वो कामात से उनकी राइवलरी भी है और थोड़ी ब्रदरहुड भी है। तो उस चक्कर में पहले क्या होता था, कभी वो ज्यादा आंध्रा कांग्रेस को देते थे, कभी वो ज्यादा इसको टीडीपी को देते थे। इस बार पवन कल्याण जहां भी जाएंगे, जो भी वोट वो पाएंगे, उसका असर किस पे रहेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां पे दोनों के बीच में लगभग बराबरी का रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा और जल्दी खत्म करते हैं। तेलंगाना में तो मोर और लेस यही कंक्लूजन है कि टीआरएस स्वीप कर रही है। बीजेपी अगर बहुत अच्छा करेगी तो अपनी एक सीट बचा लेगी, अन्यथा हो सकता है कि वो सीट बचाने की भी स्थिति में न रहे। वहां पे तैयार नहीं है, कांग्रेस तैयार नहीं जी। तो कुल मिला के साउथ से बीजेपी का कोई बड़ा गेन नहीं हो रहा है, और यूपीए के अलायंस पार्टनर्स, मौजूदा अलायंस पार्टनर जैसे तमिलनाडु में अच्छी स्थिति में है, अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ से सीधे एकदम थोड़ा उलट चलते हैं, जस्ट नॉर्थ में चलते हैं, तो जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, पिछली बार पीडीपी को 3 मिली थी और 3 मिली थी बीजेपी को। इस बार जो जितनी उठापटक हुई है उसमें बीजेपी को तो जम्मू की सीट के अलावा और कहीं कोई बहुत कहीं के नहीं, यहाँ तक कि लद्दाख की भी मतलब वो नहीं बताई जा रही है। दूसरा ये है कि उनके अगेंस्ट में घाटी में जो है कश्मीर में पहले ही से 4 सीट है, तो नाराजगी है। तो इस कारण से बस 1 सीट की संभावना दिख रही है जम्मू कश्मीर में बस। पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में भी जो स्थिति है उसमें 13 सीट जो हो गई, उसमें 4 सीट मिली थी कांग्रेस को, 4 अकाली दल को, 2 मिली थी इनको बीजेपी को, और कांग्रेस की 3 थी, और 4 सीट मिली थी इसको आम आदमी पार्टी को। इस बार आम आदमी पार्टी का तो आधार बिखरता नजर आ रहा है, और वो ऐसा माना जा रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चूंकि उनका एक तो नेतृत्व है, दूसरा ये है कि नेशनलिज्म का नैरेटिव जहां बीजेपी को एज दे रहा है, पंजाब में स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह में आप एक रॉयल भी ये फ्लेवर देखेंगे, दूसरा वो नेशनलिज्म वाला भी, चूंकि वो कैप्टन, तीसरा ये भी है कि वो एक फार्मर पेजेंट आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां लोन वेवर किया, हालांकि उसकी कुछ नाराजगी भी देखने को मिली। बहरहाल हरियाणा पे सीधे चलते हैं। हरियाणा की 10 सीटों में पिछली बार बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, और 7 में से 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस अपनी बचा पाई थी, 2 लोकदल को। लेकिन लोकदल 2 फाड़ हो गया, 2 पार्टियां अलग अलग बन गई। दुष्यंत चौटाला अलग चले गए और उनके चाचा जी अलग चले गए, अभय चौटाला, और आधार माना जा रहा है कि दुष्यंत के साथ में है। और बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट की जो पॉलिटिक्स है वो काफी मजबूत है। तो उस परिस्थिति में लग रहा है कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। देखिए, इसका आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आपने हरियाणा को कवर किया है। मेरी जो समझ है हरियाणा को लेके कि हरियाणा में बीजेपी के जो कांग्रेस का 15 साल का डोमिनेंस रहा, तो उसमें एक गैर जाट राजनीति की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस ये और बाकी लोगों ने भी की। अब वहां पे जो अशोक तंवर हैं, अब अशोक तंवर के वहां पे नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ये माना जा रहा था कि जो गैर जाट हिस्सा है वो उनके कारण दलित समाज और बाकी पिछड़ा समाज जुड़ेगा। लेकिन 5 साल में देखो तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस ने कोई भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो नहीं किया है। तो उस स्थिति में क्या है कि जो एंटी जाट जो फलक्रम है वो बीजेपी उभर के बीजेपी ही है, क्योंकि इधर बीच में जो जाट आरक्षण के दंगे भी हुए उसमें भी सरकार की जो भूमिका रही उसकी आलोचना हुई। तो उसकी आलोचना और उसके प्रोटेस्ट अगर जाट तबके से हुआ तो एंटी जाट उधर मोबिलाइज हुआ, उधर गोलबंद हुआ। कई लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि जानबूझ के वायलेंस को एस्केलेट होने दिया गया। ये भी है कि जाट जो वोट है वो स्प्लिट कर रहा है, वो कुछ कांग्रेस में हुडा को लेकर जा रहा है। आप ही को बात को
अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो जाट राजनीति करने के लिए इस समय दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, कांग्रेस का भी एक बड़ा तबका जाट राजनीति कर रहा है, जबकि गैर जाट राजनीति सिर्फ बीजेपी कर रही है। तो अपोजिशन डिवाइडेड है और बीजेपी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वही बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। 7 सीट हो सकता है बचा लें, बहुत बड़ा अगर कुछ उलटफेर हुआ तो 1 सीट का लॉस उनको हो सकता है। वहां से हम लोग थोड़ा सा राजस्थान भी एक बार निपटा लें। राजस्थान का जो हम लोगों का आकलन था, जो हम लोग घूम के आए, उससे हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। पिछली बार 25 की 25 सीट वो लोग जीते थे। वहां पर ट्रेंड ये रहा है कि उसके बाद के विधानसभा चुनाव में जो जीतता है वो विनर टेक्स मेजोरिटी वाला हो जाता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। तो बीजेपी को लॉस होगा, 6 से 7 सीट का लॉस हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन वो बड़ा लॉस नहीं माना जाएगा इस लिहाज से कि अगर ट्रेंड फॉलो होता तो वहां 10 से 15 सीटें कांग्रेस को मिलती, जो नहीं मिल रही। बहरहाल 6 से 7 सीट का लॉस तो है ही। इधर आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा झटका बीजेपी को दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उतनी खराब परफॉर्म नहीं कर रही है जितना कि शुरू में सोचा गया था कि गठबंधन उनको नुकसान करेगा, कि वो 25 से 30 सीट पे सिमट जाएंगे। मेरा मानना है कि चौथे और पांचवें चरण, जिसमें 27 सीटें हैं, जिसमें आपका सेंट्रल यूपी, अवध का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है, उसमें जो लोधी, कुर्मी और बाकी अपर कास्ट और पासी दलित और जाट का खत्म हो जाना, मुसलमान का कम हो जाना, यादव का कम हो जाना, तो जो सोशल डेमोग्राफी जो बीजेपी को फेवर कर रही है, उसमें मेरा मानना है कि कम से कम बीजेपी 16 से 17 सीटें जीत सकती है। लेकिन छठे और सातवें में वो जो लीड है वो कमजोर पड़ेगी। वो कमजोर पड़ेगी क्योंकि पूर्वांचल में फिर 27 सीटें हो जाती है। उसमें क्या है कि माई इक्वेशन और दलित का इक्वेशन वो स्ट्रांग हो जाता है, तो वहां कांटे की टक्कर है। महागठबंधन को थोड़ी बढ़त मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि 40 तक बीजेपी पहुंचेगी। बिल्कुल फोटो फिनिश वाली स्थिति है कि कांग्रेस और गठबंधन मिला के 40 और इधर बीजेपी 40, उसमें 1-2 सीट का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी को 32 से 34 सीटों का नुकसान हो सकता है। मेरा मानना है कि बीजेपी 40 नहीं जाएगी, बाकी वो तो देखा जाएगा। बिहार पर आ जाते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार एनडीए गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 31 तक चला गया था। और अभी एक थ्योरी चल रही है जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है, तो इसलिए जल्दी निपटाते हैं। अभी एक थ्योरी चल रही है कि गठबंधन से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपको इस पर क्या कहना है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और नुकसान उन बहुत सारे सीटों पे आप देख लें तो सीमांचल की 4 सीटों पे नुकसान है, भागलपुर पे भी नुकसान होने की स्थिति है। उसके अलावा खगड़िया और आप देख लें मुंगेर में तो कांटे की टक्कर है। सारण जहां से राजीव प्रताप रूडी है वहां कांटे की टक्कर है। सिवान सीट लगभग आप कह सकते हैं कि गठबंधन जीत रही है। और आप मगध में चले जाएं तो चाहे वो जहानाबाद, आरा में आरके सिंह की स्थिति बहुत खराब है। कल हम लोग हाँ माले वहां पे बिल्कुल कांटे की टक्कर। आप कह नहीं सकते हैं कि आरा में कौन निकल जाएगा, लेकिन आरके सिंह बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं है। उसी तरीके से आप काराकट से उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं, ये सासाराम से मीरा कुमार जीत रही हैं, जहानाबाद से उम्मीद है कि अरुण कुमार फैक्टर के कारण, भूमिहार वोट में स्प्लिट होने के कारण जहानाबाद से वहां पे जो ये चंद्रवंशी हैं इसके बीजेपी के जेडीयू के उम्मीदवार वो हार सकते हैं। तो कुल मिला के जी काराकाट वो 2 जगह से लड़ रहे हैं, उजियारपुर से नॉर्थ बिहार में और मगध में काराकाट से। जी कुल मिला के उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यूपी जैसा बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन कम से कम गठबंधन 9 जो सीटें अपोजिशन की थी उससे बढ़कर 15 तक तो जाएगा ही जाएगा। गठबंधन कम से कम 15 जाएगा और बीजेपी 25 से ऊपर नहीं जाएगा। आपका बेस लाइन है गठबंधन 25 से 15 से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बीजेपी 25 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इस कारण से आप देख लें तो भी कम से कम बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान यहाँ भी है। और यूपी मेरे अनुसार अगर हम 33 सीट वहां मान लें यूपी में, तो यूपी बिहार मिला के बीजेपी को 40 सीटों का नुकसान है। इसी से हम चूंकि जुड़ा ही हुआ है, झारखंड की बात कर लें। झारखंड हम लोग गए थे। झारखंड में महागठबंधन है और महागठबंधन जहां भी महागठबंधन हमको दिख रहा है, इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा कर लेंगे, जहां भी महागठबंधन दिख रहा है बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो झारखंड में अभी ये माना जा रहा है, पिछली बार 14 में से 12 सीट बीजेपी की थी, जो 2 सीट जेएमएम की थी। इस बार ये माना जा रहा है बीजेपी कम से कम 7 सीट का नुकसान वहां पर झेलेगी। तो अगर 7 पर रह जाती है तो इसका मतलब 7 सीट का नुकसान होगा। यहाँ ये जरूरी है कि झारखंड आपने देखा, उसके अलावा आप छत्तीसगढ़ देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा जब तो अगर आप झारखंड और छत्तीसगढ़ को एक साथ 2 कंटिगुअस स्टेट हैं, ट्राइबल स्टेट हैं, ये 2 छोटे-छोटे ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट में क्या नैरेटिव है ये आ नहीं रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, पिछली बार 10 बीजेपी की, 1 कांग्रेस की। इस बार उल्टा होता दिख रहा है। इस बार उल्टा ही नहीं हो रहा है। बीजेपी 4 के ऊपर अगर ले आए तो बहुत बड़ी बात है। वो भी स्थिति हाल में सुधरी है। शुरू में तो ये लग रहा था 2 सीट भी ये नहीं जीत पाएंगे। तो किसी भी सूरत में अगर 4 की जगह कुछ लोग 1 आध और 5 भी आप कर लें तो वहां पे कम से कम 5
का। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ मिला के बीजेपी को डबल डिजिट में वो नुकसान दे रहा है। 10 सीट से ज्यादा का नुकसान अकेले झारखंड से, जिस पर किसी की नजर भी नहीं पड़ती, किसी की नजर नहीं पड़ती। इधर से चलते हैं मध्य प्रदेश लेकिन मोर और लेस माना जा रहा है कि बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन फिर भी 7-8 सीट का लॉस हो सकता है। नहीं, 8 से 10 सीटों का लॉस लोग बता रहे हैं, क्योंकि कारण यह है कि वहां पे जो कांग्रेस की पूरी जो संगठन है वो रिवाइव कर गई है, लीडरशिप में एक वर्किंग फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, फैक्शनलिज्म कंट्रोल में आ गया है। और अभी कमलनाथ को लेके वो स्थिति नहीं है जो राजस्थान में आप देखिए कि अचानक वही अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी का, कल ही इनफैक्ट स्मृति ईरानी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा भाषण में कि क्या कर्जा माफ हुआ, तो लोगों ने कहा हुआ। तो उस कारण से मध्य प्रदेश में 8 से 10 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है। यहीं से थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं, आखिर में बात करेंगे बंगाल उड़ीसा की, क्योंकि वहां बीजेपी गेन कर रही है, हर अकाउंट से गेन कर रही है। तो थोड़ा सा इधर से चलते हैं गुजरात में लग रहा है कि सौराष्ट्र के इलाके की जो नाराजगी है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात में एक सीट कांग्रेस गेन कर सकती है। तो पिछली बार 26 की 26 बीजेपी थी, इस बार लग रहा है कि 5 सीट का लॉस तो मिनिमम हो सकता है। देखिए, इसमें आप बेहतर बताएंगे, लेकिन एक चीज वहां पे देखा जाए, एक तो विधानसभा चुनाव में भी ये हुआ था कि जो रूरल गुजरात था वो कांग्रेस के पक्ष में गया था काफी मजबूती से। दूसरा ये है, हालांकि अब उसमें ये एक क्वालिफाइंग फैक्टर होगा कि चूंकि मोदी जी खुद गुजरात से हैं, तो एक गुजराती फैक्टर थोड़ा ज्यादा मजबूती से आएगा, तो इस कारण से क्या होगा। लेकिन ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस को जो 90 के करीब सीट जो विधानसभा चुनाव में ज्यादातर जो ग्रामीण गुजरात से मिले थे, तो इस बार कहीं ना कहीं उसका लोकसभा सीट में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। वही सौराष्ट्र का इलाका, जैसे आपने रूरल अर्बन की बात की, तो विधानसभा को अगर हम उसमें डिवाइड कर दें तो ये है कि अगर बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत और जामनगर, राजकोट का इलाका अगर हम माइनस कर दें तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब थी। जो उनका मेजोरिटी आया है वो इन्हीं 4 बड़े शहरों से आया है। तो सौराष्ट्र के इलाके में जो कि फार्म डिस्ट्रेस ज्यादा है, सूखाग्रस्त इलाका है, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं परेश धनानी वो भी वहीं से आते हैं, पाटीदारों में नाराजगी थी। उत्तर गुजरात में वो फैक्टर है, दक्षिण में ट्राइबल में कुछ नाराजगी थी, तो उस हिसाब से लग रहा है कि 5 सीट तक का लॉस हो सकता है। हम लोग ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट से दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये तो हो गया। अब चलते हैं उन राज्यों में जो पूरब में, जो बीजेपी की थ्योरी का हमको जो लॉस होगा वो हम बंगाल उड़ीसा गेन कर लेंगे। उड़ीसा में 21 सीट, 20 सीट बीजेपी की, 20 सीट बीजेडी की और 1 सीट बीजेपी की, और बंगाल में 42 सीट, जिसमें से 34 के करीब टीएमसी, 4 के करीब कांग्रेस और 2 सीपीएम और बीजेपी। इस बार बीजेपी का थ्योरी चल रहा है कि वो जो है वो 27 से 22 सीट लेकर आएगा बंगाल में। मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है, हम लोग गए थे, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा। आपका क्या आंकड़ा है? देखिए, वो ऐसा हुआ कि थोड़ा वो हिंदू मुस्लिम वाली स्थिति हुई, थोड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई, तो बीजेपी को ट्रैक्शन मिला, उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। तो वही केरला वाली स्थिति है। हालांकि उससे बेहतर है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज ठीक ठाक बढ़ेगा, लेकिन वो वोट परसेंटेज सीट में ट्रांसलेट हो जाएगा, ये बहुत दूर की कौड़ी। दूसरी एक चीज जो हम वहां देख रहे थे, जो जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट भी हो रही है कि टीएमसी वोट डालने नहीं दे रहा है। टीएमसी जो है अपनी दबंगई के चलते कई जगहों पर बीजेपी, वहां जो क्लैश हो रहे हैं उसमें, तो कई बार ये होता है कि चुनाव से पहले आकलन होता है कि ये सीट बीजेपी जीत रही है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के नेता कहने लग जाते हैं कि हमारे समर्थकों को वोट नहीं देने दिया गया, तो हम हार सकते हैं। तो वही कूच बिहार में हुआ, तो जो उनके निश्चित प्रमाणिक थे वो खुद ही धरने पर बैठ गए थे। और ये बंगाल का आप देखें तो एक पॉलिटिकल कल्चर भी रहा है, जो लेफ्ट का भी टीएमसी का है, तो उस कारण से बीजेपी अभी उस कल्चर में अपनी हिस्सेदारी बहुत मजबूती से कर नहीं पाई। एक तो नॉर्थ इंडियन टैग है, तो हर मतलब ग्राउंड सेंटीमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी का एंगर है, लेकिन वो एक तो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, और दूसरा यह है कि होने भी नहीं दिया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मैं जो अपना आकलन बताऊं उस हिसाब से देखा जाए तो टीएमसी 30+ पर है, वहां पर कांग्रेस 3 से 4, लेफ्ट हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, और जो बीजेपी है वो 7 से 8 सीट जा सकती है, तो गेन तो है वहां पर। तो देखिए, अब जो गेन आप अभी हम लोग बंगाल की बात करें, उड़ीसा की भी बात करेंगे। उड़ीसा हमने भी किया है, आप भी किए हैं। तो उड़ीसा और बंगाल का जो गेन है वो कमोबेश झारखंड और छत्तीसगढ़ के लॉस से लगभग न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। जैसे 7 सीट का यहाँ गेन है, तो उड़ीसा में लोग बोल रहे हैं 4 से 5 का गेन मैक्सिमम होगा, तो 12 सीट अगर आप उड़ीसा बंगाल से गेन कर रहे हैं तो 12 का नुकसान तो छत्तीसगढ़ और झारखंड कर दे रहा है। तो लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी की जो ये स्ट्रेटजी थी कि जो एक्सपैंड वो कर गए थे 2014 में, चाहे वो वेस्टर्न इंडिया के सीट्स हो, चाहे नॉर्थ इंडिया का हो, सेंट्रल इंडिया का हो, और उनका ये मानना था कि चूंकि इस बार कहीं ना कहीं उससे डिक्लाइन ही होगा, तो वो ईस्ट वर्ड एक्सपैंड उड़ीसा में, बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करके कंपनसेट करेंगे। तो सवाल यह है कि जो आप एक्सपैंड थोड़ा बहुत, एक तो उतना आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, बंगाल और उड़ीसा मिला के आप 12-13 सीट ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सकते हैं, उतना लॉस तो आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड, 2 ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट कर दे रहे हैं। जी, तो कंक्लूड कर रहे हैं तो 3 मेन चीज है वही
बीजेपी 200 के आसपास, जी। और एनडीए में चूंकि कोई बड़ा पार्टनर नहीं है तो हो सकता है 230-20 पर पूरा एनडीए अटक जाए। जी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 100 से आगे जाती नहीं दिख रही। दक्षिण में कुछ गेन है लेकिन कई जगहों पर गेन नहीं। हाँ, एक हिस्सा छूट गया, यही नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा छूट गया। आसाम की बात की जाए 14 सीट थी, 7 बीजेपी पिछली बार ले गई थी, 3 पर कांग्रेस थी, 3 पर एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल का, 1 सीट इंडिपेंडेंट को गई थी। इस बार की क्या स्थिति, आप भी आसाम की हैं और मैं भी आसाम किया हूं, मेरा आकलन यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीटें बढ़ेंगी, एआईयूडीएफ की कॉस्ट पे बढ़ेंगी। हाँ देखिए, वहाँ पे एक तो ये था कि मुस्लिम में एक पूरे इंडिया में आप देखें तो एक पैटर्न है कि वो जो मुस्लिम पार्टीज का जो एक्सपेरिमेंट चला था सचर कमेटी के बाद वाले दौर में, वो अब ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि इसे माना जा रहा है कि उससे मुस्लिम वोटों का बिखराव हो रहा है कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी के बीच में, और बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो आपने भी पाया होगा कि ग्राउंड सेंटीमेंट में मुस्लिम कांग्रेस को वोट बाई डिफॉल्ट दे रहे थे बिना कांग्रेस के प्रयास किए हुए। तो उस कारण से जो यूडीएफ की 3 सीटें थी, माना जा रहा था उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस में आएगा। तो कांग्रेस पिछले चुनाव में 3 सीटें जीती थी, इस बार एक कार्बी आंगलोंग वाली सीट वो बीजेपी को चली जाएगी, लेकिन वहां पे इनको गेन हो जाएगा। ये आप देख लें तो धुबरी और बरपेटा वाला रीजन है, उसमें से माना जा रहा है कि बरपेटा का गेन, बरपेटा का गेन हो जाएगा। उसके अलावा मंगलदई में भी ये फाइट में है, उसी तरह से जोरहाट में भी ये फाइट में है। तो कुल मिला के कांग्रेस 3 से 5 तक जा सकती है, 6 तक भी जा सकती है, और बीजेपी आप जानते होंगे कि बेहतर बताएंगे कि 7 से 8 तक जा सकती है। मुझे लग रहा है बीजेपी 8 तक जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो सोशल अलायंस बनाया है टी ट्राइब का, नॉन हिंदी स्पीकर्स का, बंगाली स्पीकर्स का, और जो विरोध था सिटीजनशिप बिल का, वो विरोध मुझे लगता है इलेक्शन आते आते गड़बड़ा गया, क्योंकि जो विरोधी थे वो खुद बीजेपी ज्वाइन करने लग गए। तो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की जो बड़ा जबरदस्त वहां काम कर रही है, मुझे लग रहा है मैनेजमेंट स्किल उनके अच्छे हैं। मुझे लग रहा है 8 सीट बीजेपी कम से कम, पिछली बार से 1 सीट बढ़ा के ही जीतेगी वहां पर। हो सकता है 9 तक चली जाए। कांग्रेस को हो सकता है 5 सीट, मुझे 6 नहीं दिख रही है। एयूडीएफ हो सकता है करीमगंज की सीट बचा ले, और जो कोकराझार की सीट है मुझे लग रहा है इंडिपेंडेंट के ही खाते में वो नव कुमार सरनिया जो है वो निकाल ले जाएंगे, क्योंकि एंटी बोडो वहां पे सेंटीमेंट है। तो आप देख ले, एक तो यहां से हो गया, तो इनके पास लगभग वही है 1 सीट। बस अब थोड़ा सा और नॉर्थ ईस्ट का देखें तो त्रिपुरा में बीजेपी का गेन, पिछली बार 2 सीट है, दोनों की दोनों सीपीएम को गई थी। इस बार हो सकता है सीपीएम 1 भी ना जीते, और हो सकता है 2 सीट बीजेपी जीते, हो सकता है 1 सीट बीजेपी जीते। देखिए, त्रिपुरा वेस्ट वाली जो सीट है अगरतला वाली, वो बंगाली डोमिनेटेड है, जनरल सीट है, तो वहां से तो बीजेपी निश्चित तौर पे जीतेगी। जो ट्राइबल के लिए रिजर्व्ड है त्रिपुरा ईस्ट वाली सीट, वहां पे ये माना जा रहा है कि वहां पे चूंकि ट्राइबल वोटों का बिखराव हुआ है, तो इस कारण से सीपीएम शायद जीत जाए, या हो सकता है आईएनपीटी कांग्रेस वाली जो ये है वो निकल जाए, लेकिन हो सकता है बीजेपी भी निकल जाए। तो 1 सीट तो पक्का है बीजेपी का, 2 सीट और, तो त्रिपुरा और इनको मिला ले, असम में मिला ले, तो इनको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सीटों का गेन। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, एक बीजेपी की थी, एक बची रहेगी। मुझे लग रहा है कि किरण रिजिजू अपनी सीट बचा पाएंगे। लेकिन मिजोरम में मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई गेन नहीं होगा, वो कांग्रेस के हाथ से निकल के एमएनएफ के हाथ में चली जाएगी। मुझे लगता है कि मेघालय के अंदर भी बीजेपी को कोई गेन नहीं होगा। 1 सीट तो मेघालय का अपना क्षेत्रीय दल का, और हो सकता है 1 सीट कांग्रेस अपनी जो विंसेंट पाला की सीट है वो बचा पाए। तो उस लिहाज से नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम का जो है एसडीएफ का डोमिनेंस अभी भी मुझे लग रहा है बरकरार है। मतलब आप देखें तो कुल मिला के 25 सीटें हैं। और नागालैंड में नागा डेमोक्रेटिक एंड जो वो एनपीएफ है वो लग रहा है कि बचा लेगा। तो 14 सीटें असम में है, 2 सीटें जो है आपको त्रिपुरा में है, बाकी 9 सीटें हैं। तो 9 कुल मिला के 25। जी, कुल मिला के 25 सीटों में बीजेपी को 7 सीट असम से रख ले, 2 सीट ज्यादा से ज्यादा त्रिपुरा, 7 2 9, और एक और रख ले 10, तो 10 सीट है। तो मणिपुर छूट गया, मणिपुर की 2 सीटें हैं, और मणिपुर में 1 सीट बीजेपी इस बार जीतती दिख रही है। जो आउटर मणिपुर की सीट है उसमें भारी लड़ाई चल रही है। उन्होंने कुकी ग्रुप्स को दिया है, कई आरोप भी उन पर लगे थे कि कुकी आतंकवादियों के कहने पर वो सीट दी गई है। जो भी है, लग रहा है मणिपुर में 1 सीट तो गेन करेंगे। आप देख लें कि मतलब 2 से 3 सीट की बढ़ोतरी है, जो बहुत पूरे नॉर्थ ईस्ट में मुझे लग रहा है 5 सीट से 6 सीट का गेन है, उससे ज्यादा का गेन हो नहीं रहा। वो भी काफी ज्यादा है, 3 से ऊपर जाना काफी ज्यादा है बीजेपी के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जेनरस होकर बीजेपी को आंक रहे हैं कि त्रिपुरा की दोनों सीटें आ जाएंगी, मणिपुर की भी 1 सीट आ जाएगी, उसी तरीके से अरुणाचल की 1 आ जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि वो ज्यादा से ज्यादा 3 सीट वो नॉर्थ ईस्ट में गेन करेंगे। अगर 5 भी मान लेता हूं तो उस परिस्थिति में लग रहा है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि बड़ा गेन नॉर्थ ईस्ट से नहीं हो रहा है, बड़ा गेन बंगाल और इधर से ही हो रहा है। और बंगाल और उड़ीसा का जो गेन है उसको छत्तीसगढ़ झारखंड से वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंक्लूजन जो 3 हम लोग निकाल, सॉरी महाराष्ट्र छूट गया, बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, सेकंड हाईएस्ट, और वहां पर बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस बीजेपी अलायंस का था। पिछली बार 41-42 सीट पर वो लोग थे।
इस बार के चुनाव में लग रहा था कि लॉस होगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा, हो सकता है 35 पे आंकड़ा रुक जाए, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि 35 से नीचे भी जा सकता है। देखिए वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट चूंकि वहाँ पे जाना हुआ नहीं है, लेकिन ये बात अभी तक जो 5 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें ये उभर के आ रहा है कि भाई एनसीपी बहुत बढ़िया कर रहा है और थोड़े बहुत पेज। अभी देखिए जो जहाँ पे इंटरमीडिएट डोमिनेंट कास्ट हैं या बाकी जो पेजेंट कास्ट हैं, चाहे वो जाट हो चाहे मराठा हो, तो उनके बीच में एक कास्ट पॉलिटिक्स और ऑक्यूपेशनल एग्रेरियन पॉलिटिक्स बड़ा वो सिमलेसली एक दूसरे से फिट होता है, तो नैरेटिव बहुत जल्दी उभरता है। तो वहाँ पे महाराष्ट्र में भी एनसीपी को उभरने का कारण एक तो मराठा कंसोलिडेशन, दूसरा एग्रेरियन इशू। तो कुल मिला के जो ये माना जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना के आने से फिर से पुराना परफॉर्मेंस हो जाएगा, 2-4 सीटों का ही लॉस होगा। अब लोग 35 की जगह 30 का भी नैरेटिव नीचे खिसक रहा है बीजेपी का, तो वही वो पोलिंग के बाद में। और कई जगहों से वो जो गुजरात वाली बात आपने कही थी ना, रूरल अर्बन डिवाइड, तो रूरल अर्बन डिवाइड का गुजरात ये महाराष्ट्र में भी काफी देखने को मिल रहा था। दूसरा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मुंबई अचानक से दिखने में लग रहा था कि कांग्रेस का कोई रिसर्जेंस जैसा हो रहा है। नहीं, इसमें आप ये भी देखें कि राज ठाकरे की जो भूमिका है इस बार वो टैक्टिकल है या उसके पीछे कुछ बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आप देखें कि नैरेटिव में जो मोदी नैरेटिव वहां पे है, जो देवेंद्र फडणवीस उसको पंक्चर करने का काम राज ठाकरे कर रहा है। और उसके अलावा शरद पवार का एक बहुत बड़ा एग्रेरियन सोशल बेस भी है एनसीपी के माध्यम से। मराठा कम्युनिटी का एक सेंस ऑफ टेंजिबल लॉस ऑफ पावर है। यू हैव आपका एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे, जो एक बाई डिफॉल्ट ये माना जाता था कि वहाँ पे कोई भी किसी भी पार्टी का हो चीफ मिनिस्टर मराठा ही होगा। हालांकि शिवसेना के समय मनोहर जोशी वगैरह भी हुए थे, तो उस कारण से महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ही एनकरेजिंग नहीं। अगर हम उसमें भी थोड़ा प्रो इनकम्बेंट बाइस अगर रखते हैं तो ले दे के 35 पर आंकड़ा अटकता है, तब भी 6 से 7 सीट का लॉस वहां दिख रहा है। जी, तो आप देख लें कि अगर आप केवल बंगाल और उड़ीसा और 2-3 सीट नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दें तो 15 सीट इसको मान लिया जाए, तो इसके अलावा बीजेपी और जो बंगाल और उड़ीसा का जो गेन है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके अलावा चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, कहीं का भी लॉस की भरपाई कहीं से नहीं हो। वो नेट लॉस है, वो कम हो ज्यादा हो लेकिन वो नेट लॉस है, वो बीजेपी कहीं से भी कंपनसेट करती हुई नहीं दिखती है। तो इस स्थिति में क्या है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो है वो बहुत ही निर्णायक। इसी पर हम एक कंक्लूजन पे उसी पर लौटते हैं कि क्षेत्रीय दल पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी चले जाइए, क्षेत्रीय दलों का अगर कहीं अलायंस है तो बीजेपी को जबरदस्त चोट पहुंचा। जी, और उसके अलावा आप ये भी देख लें कि जो क्षेत्रीय दल हैं, तमिलनाडु में ऑलरेडी जो एनडीए है वो वीकर पोजीशन में रहेगा। उसके अलावा आपके पास होंगे कौन, उसके जगन रेड्डी होंगे और चंद्रबाबू नायडू होंगे आंध्रा से, केसीआर होंगे टीआरएस के तेलंगाना से, और नवीन पटनायक होंगे उड़ीसा से, और ममता बनर्जी होंगी बंगाल से। तो ये इन दलों की भूमिका बहुत ही निर्णायक। उसके बाद में सपा बसपा हो गए उत्तर प्रदेश से, राजद हो गया यहाँ से, तो कुल मिला के वही क्षेत्रीय दल जो हैं दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो वो जो 90 वाला एक दौर था जिसमें गठबंधन राजनीति थी, जिसको काफी गाली इस दौर में पड़ी, काफी लंबे समय के बाद पहली बार मेजोरिटी गवर्नमेंट आई, तो 5 साल में ही काफी गाली पड़ गई गठबंधन सरकार को, वो दौर लौट रहा है लग रहा है। देखिए, निर्णायक नेतृत्व हो न हो, लेकिन निर्णायक सरकार इस बार नहीं बनने वाली, ये तय है। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो किसी एक पार्टी को जो है ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा। अब सरकार बीजेपी निश्चित तौर पे 200 के करीब पहुंच रही है, 2-4 सीट आगे पीछे का हमारा वो अंतर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 205 के करीब ये लोग जाएंगे। आप मान रहे हैं कि 200 तक सिमट जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर उसको उस 5 के सीटों का आगे पीछे भी करें तो भी एनडीए के साथ हमारा ये मानना है कि 230 के ऊपर एनडीए नहीं जा पाएगी। जी, वही स्थिति लग रही है। अब बस इसको कंक्लूड करते हैं, कोई सवाल नहीं आया वरना हम यहाँ पूछ लेते। इसी के क्रम में बस एक छोटी सी बात जिससे मैं फिनिश करना चाहता हूँ। सिलचर में घूमते हुए प्रोफेसर जयदीप विश्वास वहां पर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझसे कही। उन्होंने कहा, आप इतना घूम रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कोई ऐसा सेक्शन आपको मिला है जिसने 2014 में मोदी को वोट न दिया हो और इस बार दे रहा हो? तो मैंने कहा कि नहीं मिला है। तो ये मुझे लगता है कि बेसलाइन है कि जहां तक पहुंचा वहां से तो नीचे आना है। बस इसमें थोड़ा सा एक आध अपवाद आपको बंगाल और उड़ीसा, त्रिपुरा जैसे राज्यों में, थोड़ा बहुत उड़ीसा में हो सकता है। हालांकि पूरे अगर भारत की बात देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी वो व्यक्ति जिसने 14 में वोट दिया हो, हाँ, न दिया हो, और वो इस बार दे रहा हो, तो ऐसा बहुत कम है। तो ये हमारी एक छोटी सी डिस्कशन थी, देश की राजनीति किस दिशा में घूम रही है उस पर। यहाँ से हम लोग अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर हिमाचल की यात्रा शुरू होगी। हिमाचल हमारा घर है, पंचायत टाइम्स का घर है, तो घर वापसी हम लोगों की होगी। उसके बाद में हिमाचल में आपसे मुलाकात दिल्ली में, और फिर भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।